नमस्कार मित्रों। विवर्त कहानी में अभी तक आपने ललती के जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में सुना। ललती के विदेश जाने के सपने का क्या हुआ, आइए सुनते हैं आगे की कहानी। वह एकाएक चुप हो गई, फिर स्वयं ही उसने भग्न सूत्र थाम लिया। जब 1 साल बीत गया और उनके पत्रों का आना एकदम ही बंद हो गया, तो बाबूजी का अधैर्य उनके रक्तचाप को भयावह रूप से बढ़ा गया। डाकिये के आने में देर होती तो लाठी टेकते वे स्वयं ही डाकखाने पहुंचकर पोस्टमास्टर से पूछते, क्यों भाई, विदेश से कोई चिट्ठी तो नहीं आई है ललिता के नाम? उनकी यही सनक धीरे धीरे पूरे गांव का मजाक बन गई। क्यों हो पांडे जी, दामाद की चिट्ठी आई? कब जा रही है तुम्हारी ललती? मेरा खून खौल उठता। मेरे सरल बाबूजी उस तिलमिलाने वाले व्यंग्यपूर्ण प्रश्न को भी सामान्य स्नेहपूर्ण जिज्ञासा के रूप में ही ग्रहण कर लेते। अरे, आजकल डाक में बहुत गड़बड़ी हो रही है। कल अखबार में था, एक पोस्ट कार्ड इलाहाबाद से 15 वर्ष पहले चलकर अब लखनऊ पहुंचा है। सामर्थ्यहीन पिता की पुत्री जब किसी बड़े घर में ब्याही जाती है तो बिरादरी के अनेक हृदयों पर सांप लूटने लगता है। मुझे बार बार वाल्मीकि रामायण में विभीषण को कही गई रावण की तिलमिला देने वाली पंक्तियां याद हो आती हैं। जानामि सर्वलोकेषु ज्ञातिनाम अयि राक्षस दृश्यन्ति व्यसनस्वेते ज्ञातिना ज्ञातये सदा। बिरादरी के लोग ही तो अपनी किसी बिरादर की दुर्गति देखकर आह्लादित होते हैं। मैं बार बार बाबूजी को समझाती, आप क्यों दुनिया भर में कहते फिरते हैं कि आपके दामाद को 20,000 तनख्वाह मिलती है, उसने 5 बेडरूम का मकान खरीद लिया है, 2 मोटरें हैं और ललिता शीघ्र ही वहाँ राज करने जा रही है। तो बेटी, मैं क्या झूठ कहता हूँ? वे अपने भोले शिशु के से प्रश्न से मुझे निर्वाक कर देते। जब पत्र न आए पूरे 3 महीने बीत गए तो बाबूजी भी धैर्यच्युत हो गए। बोले, ललिता, मैंने स्थिर किया है, दामाद न बुलाते हैं न सही, मैं तुझे अपने खर्च से वहाँ भेजूंगा। नहीं, मैंने कहा, आपके पास है ही क्या जो आप मुझे भेजेंगे? वह क्या काठगोदाम से अल्मोड़ा तक का टिकट है जो आप चट से खरीद मुझे कुमाऊं मोटर यूनियन की बस में बिठा देंगे? जानते हैं वहाँ का टिकट कितने का है? हाँ हाँ, जानता हूँ। तेरा छोटा मामा क्या वहाँ नहीं है? मैं उसको लिख दूंगा, वह तुझे आकर ले जाएगा। फिर अच्छे ग्रह नक्षत्र की गणना कर उसे भेज देंगे, वही तुझे ससुराल पहुँचाया आएगा। मैं उनके साहस को देख दंग रह गई। क्या था उनके पास? मात्र 120 रुपए की पेंशन और मेरे विवाह के बाद बची उनकी फंड की क्षीण सीमित राशि कुल 4,000। उसमें से भी 1,000 वे जर्जर छत और मकान की पिछली बरसात में गिर गए वामांग की मरम्मत के लिए निकाल चुके थे। कुल 2 धोतियों, 2 खद्दर के कुर्ते, 1 जीर्ण कोट और 1 पहाड़ी ऊन के स्वेटर में ही दिन काटने वाले मेरे दरिद्र मितव्ययी बाबूजी मुझे विदेश भेजकर अपने जीवन के बचे कुछे दिन क्या खाकर काटेंगे? मैं आपको 1 पाई भी खर्चने नहीं दूंगी। आप कन्यादान से मुक्त हो चुके हैं, ले जाना होगा तो वही ले जाएगा जिसने अंगूठा थामा है। मैंने दृढ़ता से कहा। नहीं ललती, बाबूजी की आंखों में आंसू छलक आए। मैं क्या तेरा दुख नहीं समझता? 3 ही महीने में तेरी हड्डियां निकल आई हैं, रंग स्याह पड़ गया है, रात भर खांसती रहती है। तू क्या सोचती है मैं सब नहीं देखता? हमारी फैमिली हिस्ट्री तो तुझसे छिपी नहीं है। तेरी माँ को क्षय रोग ले गया, तेरी नानी को, तेरी 3 मौसियों को। आप चिंता न करें बाबूजी, वह रोग मुझे नहीं ले जाएगा। ऐसे पुण्य कर पृथ्वी पर नहीं आई हूँ। शायद मेरी यही बात उन्हें चुभ गई। अर्थात पुण्य कर आई होती तो असमय की वह मृत्यु मेरे लिए सुखकर होती। शायद मेरी यही बात अब तक मेरी मन ही मन कौशल से छिपाई गई गहन वेदना को उनके सम्मुख उघाड़ कर रख गई थी। ललिता, वे कहने लगे, मेरी माँ एक कहानी सुनाया करती थी। पहाड़ के एक दरिद्र ग्राम की कन्या थी चिंता। परदेश कमाने गया उसका पति वर्षों तक नहीं लौटा।
और वह मायके में ही पड़ी रही। चिंता बालिका से किशोरी हुई और किशोरी से युवती। एक दिन उसने अपने पति को पत्र में एक कविता लिख भेजी। मैं श्वानिका का च्याला खेलूनी, मैं के खेलूं तेरहाड़। मेरी हम उम्र हमजोलियां अपने बेटों को खिला रही हैं, मैं किसे खिलाऊं, तेरे हाड़ को? मैं तुझे हाड़ नहीं खिलाने दूंगा बेटी। और फिर उसी दिन से बाबूजी कमर कस मेरी विदेश यात्रा की तैयारी में जुट गए थे। फंड से क्या होता, नानी सालम में बासमती के 3 खेत मेरे नाम कर गई थीं। उन्हें भी बेचना पड़ा, फिर भी भिक्षा पात्र नहीं भरा। अपनी दुर्लभ पुस्तकें बेचने लगे तो मैंने बहुत समझाया, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। रात रात जग कर मेरे द्विरागमन की सफल यात्रा के लिए ग्रह नक्षत्रों की गणना की गई। विदेश स्थित ग्रहों का स्वदेशीय तिथि नक्षत्रों से अंतर निकाला गया। दुर्भाग्य से फ्लाइट बृहस्पतिवार को थी। एक बार बाबूजी गहरे सोच में पड़ गए। गुरुवार को कन्या पितृ ग्रह से विदा नहीं होती। उमा भी तो गुरुवार ही को दक्ष ग्रह से चली गई थी। सुपारी हल्दी की गांठ मेरे सूटकेस में धर मुझे तिलक लगा बाबूजी ने एक दिन पहले ही मेरा एयरपोर्ट को प्रस्थान करा दिया। सारी रात मेरे साथ स्वयं भी वहीं बैठे रहे। सच कहती हूँ मौसी, मेरे पैरों ने धरती छोड़ी तो कलेजा धड़ धड़ धड़कता मुंह को आ रहा था। एक ओर था अदम्य उत्साह, दूसरी ओर उतनी ही उदग्र व्यग्रता। कहीं कोई लेने नहीं आए तब? और फिर जब उनसे मिलूंगी, मुझे अचानक सामने खड़ी देखकर वे क्या सोचेंगे? क्या मेरा निर्लज्ज अभिसारिका का रूप उन्हें मोह पाएगा? मेरे दुस्साहस से अभिभूत हो वे मुझे बाहों में भर लेंगे या अवमानना से दूर पटक देंगे। हो सकता है बेचारे स्वयं ही बीमार हों और हमें चिंता होगी जानकर हमें कुछ लिखा ही ना हो। जब राम राम कर लंदन पहुंची तो अनेक दुश्चिंताओं से मेरा हृदय उद्वेलित हो रहा था। हीथ्रो एयरपोर्ट के बारे में स्वयं उन्हीं से अनेक बातें सुनी थीं। वहां पहुंचने पर एंट्री परमिट दिखाना पड़ता है। भारतीयों को वहां जानबूझकर ही अपदस्थ किया जाता है। मैं तुम्हें अकेली थोड़े ना आने दूंगा, तुम तो बौरा जाओगी, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हें लिवाने, उन्होंने जाने से पहले कहा था। मेरे पास तो कुछ नहीं था, ना एंट्री परमिट, ना किसी के नाम का परिचय पत्र। आने के उत्साह में मैं मामा का पता लाना भी भूल गई थी। सरल अनुभवहीन पिता की उंगली पकड़कर ही मैं पहली बार दिल्ली आई थी। उस विराट हवाई विश्राम स्थली को देख मुझे लगा सहसा पिता की अंगुली मेरी पकड़ से छूट गई है और मैं किसी मेले की अंतहीन भीड़ के रेले में खो गई हूँ। मामा का चेहरा मुझे ठीक ही याद था, किंतु उस अनचिन्हे अनजाने परिवेश में उन्हें नहीं पहचान पाई तब। वैसे बाबूजी ने उन्हें यह भी लिख दिया था कि मैं किस रंग की साड़ी पहनकर एयरपोर्ट पर उतरूंगी। यही नहीं, मेरा एक ताज़ा चित्र भी खिंचवा कर उन्होंने भेज दिया था। मैंने उद्भ्रांत दृष्टि से इधर उधर देखा। न जाने कितने काउंटर थे और कैसी श्वेतांगी भीड़। एक पल को मैं ठगी सी देखती रही। आप क्या पहली बार यहाँ आई हैं? पीछे से एक मृदु कंठ स्वर ने जैसे मेरा कंधा थपथपा दिया। मैंने मुड़कर देखा। चेचक के दागों से बुरी तरह नुचा कुचा चेहरा, त्रुटिहीन साहबी वेशभूषा, हाथ में एक बैग लिए वह नाटे कद का व्यक्ति मुझे बड़ी सहानुभूति से देख रहा था। ऐसा स्याह रंग कि मुझे पहले लगा कि वह नीग्रो है। मेरी हतप्रभ दृष्टि से देख उसने इस बार और भी विनम्र स्वर में विशुद्ध हिंदी में पूछा, आप शायद किसी को ढूंढ रही हैं, पर लेने आए व्यक्ति यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ की औपचारिकता पूरी होने पर ही आप बाहर जा पाएंगी और वहीं वे आपको मिलेंगे। आपको उस काउंटर पर जाना है। उसने एक काउंटर की ओर उंगली दिखाई। जिस काउंटर पर मैं जा खड़ी हुई वहां एक ऊंची युवती अपनी कठोर मुख मुद्रा से अनुभवहीन आगंतुकों को सहमाती सबके पासपोर्ट उलट पुलट कर देख रही थी। मेरी सहमी आकृति और डरी डरी आंखें देखते ही वह शायद समझ गई थी कि मैं पहली बार लंदन आई हूँ। यहाँ क्या करने आई हैं? वह भी इस संक्षिप्त अवधि के लिए? किसी आदमी के पास आई हैं क्या?
लैंडिंग परमिट कहाँ है? एक साथ अनेक कठोर प्रश्नों की मशीनरी बौछार ने मेरी वाणी हर ली। मैं उनसे कहना चाह रही थी कि जिस आत्मीय के पास आई हूँ, हमारे देश में नारी का उससे घनिष्ठ आत्मीय और कोई नहीं होता। मैं अपने पति के पास आई हूँ केवल विदेश भ्रमण के लिए। वहाँ नौकरी करती हूँ, लौटना है, इसी से अवधि संक्षिप्त है। मेरा दो टूक उत्तर उसकी कठोर मुख मुद्रा को देखते ही देखते मनोहारी स्मित से संवार गया। मैं उसके देश में बसकर अवांछित भारतीय भीड़ का रेला बढ़ाने नहीं आई हूँ। जानकर वह आश्वस्त हो गई और मैं उस चक्रव्यूह से बेदाग निकल आई। एक व्यर्थ आकांक्षा से मेरा हृदय फिर धड़क उठा। क्या पता मामा ने उन्हें भी सूचित कर दिया हो और वे मुझे लेने आए हों। इन्हीं मामा से हमारा संबंध एक प्रकार से विच्छिन्न ही हो चुका था। उस स्वास्थ्य परक देश में जाकर जो मृत्युशैया पर पड़ी चिर दारिद्र्य से जूझती अपनी जननी को देखने भी नहीं आया था, उस मामा से हमारी सहानुभूति हो भी कैसे सकती थी। फिर उन्होंने धर्म भीरू बाबूजी की दृष्टि में एक अक्षम्य अपराध भी तो किया था। पूर्व विवाहिता पति परित्यक्ता तीन तीन पुत्रियों की एक विदेशिनी प्रौढ़ा जननी से विवाह कर उन्होंने स्वयं भी हमसे मुंह मोड़ लिया था। अचानक मेरी दृष्टि मामा पर पड़ी। मुझे देखते ही वे तेजी से आगे बढ़े और मेरे हाथ से सूटकेस लेकर बोले, मैंने तो तुझे दूर से ही पहचान लिया था। एक पल को तो लगा हाथ में सूटकेस लिए हीरा दीदी ही चली आ रही हैं। मामा की साहबी वेशभूषा, शरीर से आती मधुर सुगंध और स्वस्थ दगदगाते चेहरे को देख मैंने कहा, मामा तुमने तो मुझे पहचान लिया, पर तुम आगे न बढ़ते तो शायद मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम तो एकदम अंग्रेज लग रहे हो। हाँ हाँ, मामा का अहंकारी स्वर मुझे अच्छा नहीं लगा। और तो और यहाँ भी सब मुझे इटालियन या स्पेनिश ही समझते हैं। बाहर निकलते ही मामा ने सूटकेस मुझे थमाकर कहा, तू यहाँ खड़ी रह, मैं कार ले आऊँ। पहाड़ी चीते सी छलांग लगाती मामा की कार आई और उसका चमकता कलेवर देख मुझे उसमें बैठने में भी संकोच हुआ। रोडवेज की बसों को छोड़ क्या आज तक मैं किसी कार में बैठी थी? तेरी मामी तुझे देखकर बहुत खुश होंगी, मामा ने कहा तो एक क्षण को मैं चकरा गई। मामी कहाँ से आ गई यहाँ जो मुझे देखकर खुश होगी? वह प्रिय संबोधन जिसके साथ मेरी ननिहाल की अनेक मधुर स्मृतियां जुड़ी थीं। विदेश की उस वीरानी में सहसा मामी का नाम सुन मैं एक पल को चौंकी, फिर समझ गई और किसी अनजान विदेशिनी के नाम के साथ उस रिश्ते को स्वीकार करने में मेरा अबाध चित्त विद्रोह कर उठा। मन ही मन मैंने निर्णय कर लिया, उसे मामी कभी नहीं कहूँगी, कभी नहीं। मामी तो मेरी एक ही थी। मामा फिर वहीं की कुशल पूछने लगे। अला कैसे हैं, फला कैसे हैं। मैं जिसकी कुशलता पूछना चाह रही थी नहीं पूछ पा रही थी, उसका उल्लेख क्या मामा जानबूझकर ही नहीं कर रहे थे? मामा का घर एयरपोर्ट से बहुत दूर था। चिकनी स्वच्छ सड़क पर राजसी गाड़ी जल में मछली सी फिसल रही थी। हम पहुंचे तो मामा के लाल रंग की छत वाले कॉटेज को देख मुझे लगा जैसे नैनीताल के किसी बंगले के बाहर खड़ी हूँ। छोटे से बाग में हवा में झूमते हरे नीले पुष्प, फल भार से गदराई सेब आड़ के वृक्षों की नतमुखी टहनियाँ, हृदयाकार जलाशय में खिले कमलों के बीच तैरती रंगीन मछलियाँ और मखमली धूप। तेरी मामी को बागवानी का बेहद शौक है, मामा ने कहा और द्वार की घंटी बजाई। मधुर टंग टंग के साथ दूसरे ही क्षण द्वार खोलकर अपनी मासल भुजाएं फैला मुझे आलिंगनबद्ध करने मेरी विदेशिनी मामी खड़ी थी। मेद बहुल शरीर की स्वामिनी गुरु नितंबिनी उस मामी को देख मैं उस प्रसारित प्रशस्त बाहुपाश के बंधन में अपने को समर्पित भी नहीं कर पाई। देहातिन गंवार सी खड़ी रही। उसी ने बढ़कर मुझे बाहों में भींचा, मेरे दोनों कपोलों पर स्नेहपूर्ण चुंबन के दो अंगारे दागे और बाहों ही में भरकर मुझे भीतर खींच ले गई। उस वात्सल्य पगे आलिंगन का प्रत्युत्तर मैं उसी प्रगाढ़ ऊष्मता से नहीं दे पाई। देती भी कैसे? 8 ही दिन पूर्व मैं मामी से विदा लेने ननिहाल गई थी।
दिन भर चूल्हे के पास बैठी बेचारी मामी मेरे लिए पकवान बनाती रही। सोच रही थी क्या क्या खिला दूं इसे। चलने लगी तो काठ के संकरे द्वार पर उसने मुझे बाहों में कस कर भींच लिया था। अरे, दुश्मनों के देश जा रही है ललती, पता नहीं कब लौटेगी वहां से। मुझे कड़ कड़ अंगवाल में बांधे अश्रुपूरित आंखों से विदा दे रही छोटी मामी जैसे आंखों के सामने खड़ी हो गई। बड़ी और मंझली मामी का चेहरा जहां मुझे देखते ही लटक जाता था, वहीं पर छोटी मामी मुझे देखकर गुलगुल हो जाती थी। अपनी दोनों कठोर कलह प्रिया जेठानियों की गृहस्थी में वह बेचारी नौकरानी सी खटती रहती, फिर भी एक शब्द नहीं कहती। कहती भी किससे? मायका ही ढंग का होता तो वहीं चली जाती। बड़ी मामी कहती, यहाँ अपना ही खर्चा पूरा नहीं पड़ता, सब कुछ ही तो करना पड़ता है। जाड़ा आता है तो सबके लिए गर्म कपड़े, रजाई, कंबल, उस पर छोटे लल्ला ने तो आंखें ही बंद कर ली। अरे, कभी कुछ खर्चा ही भेज देते इसके नाम। मंझली मामी घुन्नी थी, मुंह से कुछ नहीं कहती, किंतु छोटी मामी का कैसे उपद्रव करती मैं देख चुकी थी। झाड़ू लगाना, गाय भैंस के गोठ को बुहार, गोबर निकालना, दूध दोहना, घर भर के लिए चाय बनाना, सब कुछ छोटी मामी के जिम्मे था। उस पर अशक्त पंगु सास को बिस्तर पर ही टट्टी पेशाब कराना, वहीं गीले कपड़े से उनका बदन पोंछ उनके जप की सामग्री जुटाना, यह भी छोटी मामी ही करती थी। कपड़े भी मैले कपड़ों में मिला जाती थी। ननिहाल की तीनों बहुओं में वही सबसे सुंदर थी। कभी उसे ढंग का कपड़ा पहनने को नहीं मिला, फिर भी वह दोनों मामियों के चेहरों पर झाड़ू फेर देती। इसी से ईर्ष्या कातर दोनों जेठानियां उस पर दिन रात कहर बरपाती। मेरा आना उसे बहुत अच्छा लगता। मेरी साड़ियों में से एक दो मैं उसे चुरा छिपा कर दे आती, पर मामी जैसे समय से पहले ही बुढ़ा गई थी। न उसे पहनने ओढ़ने का शौक रह गया था, न खाने पीने का। मायके में एक ही भाई बचा था, वह भी बुद्ध पागल। एक बार उसे भाई दूज का टीका करने गई तो उसने रात ही को मामी को कूट काट कर सड़क पर डाल दिया। अपनी एक छात्रा से सुना कि वह बेहोश सड़क पर पड़ी है। मैं ही भागकर उसे अपने यहाँ लिवा लाई थी। हल्दी चूना लगाकर मैंने कहा, मामी अब तुम कहीं नहीं जाओगी, मेरे पास ही रहोगी। कैसे रह सकती हूँ ललती, तू आज नहीं तो कल एक दिन तो ससुराल जाएगी ही, फिर मैं क्या अकेली नंदोई के साथ यहाँ रह सकती हूँ? भले ही उसके शरीर से इस विदेशिनी मामी के से शरीर की महमह सुगंध न आती हो, उसकी वही गोबर पिरुल मिश्रित सुगंध मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मामा की दोनों पुत्रियां कहीं निकल गई थीं। छोटी एक हाई मारकर फिर टीवी से चिपक गई। उस बर्फीली औपचारिकता से मेरा कुछ ही घंटों में दम घुटने लगा। शाम हुई तो मैंने डरते डरते कहा, मामा मुझे वहाँ कब तक पहुँचा दोगे? कहाँ? मामा ने शायद जानबूझकर ही छेड़ा और मैं लाल पड़ गई। देख ललिता, मामा बोले, यहाँ से वह जगह 50 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आराम कर ले, कल सुबह तुझे पहुँचा दूंगा। एक बात बता, यह विवाह क्या तूने अपने मन से किया या जीजाजी ने रिश्ता ढूंढा? बाबूजी ने। मैंने सिर झुका लिया। आश्चर्य होता है, उन्होंने मुझसे एक बार कुछ पूछना भी उचित नहीं समझा। मैं तो समझ गया था कि मामला कुछ गड़बड़ है, नहीं तो जीजाजी तेरे आने की सूचना दामाद को न देकर क्या मुझे देते? उसने तुझे बुलाया है क्या? टिकट भेजा था यहाँ का? नहीं, मैंने सिर हिलाया। और तू बिना बुलाए ही इतनी दूर चली आई? मेरी गीली आंखें शायद उन्होंने देख ली थी। एकाएक उनका खींचा झुंझुलाया स्वर नरम हो उठा। एक बात तुझे समझा दूं ललिता, यह देश स्वास्थ्य परकों का देश है। यहाँ जैसे भारत की रेजगारी नहीं भुनती, वैसे ही वहाँ के संस्कारों की रेजगारी भी हम नहीं भुना सकते। तेरी शादी को अब 1 वर्ष होने को है। चाहने पर वह दूसरे ही महीने तुझे यहाँ बुला सकता था। तू यदि यह सोच रही है कि वह तुझे वैसा ही मिलेगा जैसा भारत में था, तो यू आर सैडली मिस्टेकन। अब भी यदि कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो यह मत सोचना कि विदेश में तेरा कोई नहीं है। रक्त मांस की डोर सहज में नहीं टूटती ललिता। मामा के उस अंतिम वाक्य ने मुझे चौंका दिया।
तब क्या मामा अपने किए का पश्चाताप होने लगा था? क्या अपनी अपाविद्ध पत्नी के प्रति किया गया अन्याय उन्हें विगलित करने लगा था? क्या इस विलास के समस्त साधनों से परिपूर्ण ग्रह की कृत्रिम सज्जा में धधकती बिजली के बनावटी अग्नि स्तूप में उन्हें उस नीली ढालू छत के अपने ग्राम के उस पहाड़ी मकान की याद आ रही थी, जहां शीशम के द्वारों पर बनी काठ के द्वारपालों की मूर्तियों की अवनत मूछों पर बाज के धधकते कोयले और ढीठों की आंच सदा सदा के लिए अपनी सुवासित धूम्र कुंडली की मोहक सुगंध छोड़ गई थी? क्या अपने इस मस्क आफ्टर शेव लोशन से मिलती जुलती नानी के उस हिरण की खाल मड़े पिटारे की सुगंध से उनके नथुने नहीं फड़क रहे थे, जिसमें घर भर के गर्म कपड़े बंद रहते थे और जिन्हें निकालते ही पूरे कमरे में कस्तूरी के बीड़ों की सुवास महमह चमकने लगती थी? अपने इन नकली विदेशी गलीचों को देख क्या उन्हें मेरे ननिहाल के उन तिब्बती दंत चुटकों की याद आ रही थी, जिनके हरे पीले गुलाबी चटक रंगों की धूमिल पड़ गई बिनाई को हम उनके साथ बर्फ की पहली फुहारों में पीट पीट कर पुनरुज्जवल करते थे? इस विराट काया नवीन जीवन सहचरी के बाहुपाश में बंधे मेरे निर्वीर्य छोटे मामा क्या मेरी सुंदरी छोटी मामी को सचमुच ऐसी हृदयहीनता से भूल गए कि एक बार एकांत में भी उसके बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा? वह मामी जो छूने से भी मैली होती थी, वह मामी जिसे देखकर लगता था कि अभी उसके दूध के दांत भी नहीं टूटे, वह मामी जिसके कभी पान न खाने पर भी दोनों होंठ टुक टुक लाल रहते थे। जब उसे मामा के विवाह का समाचार मिला तो वह पागल सी हो गई थी। न किसी से बोलती, न हंसती, न कहीं जाती। नानी मृत्युशैया पर पड़ी थीं। उनके लिए यह एक ऐसा आघात सिद्ध हुआ कि वे फिर नहीं उठ पाईं। सब जानते थे कि छोटे मामा ही में उनके प्राण अटके हैं। छोटी मामी अब उनके सिरहाने से एक पल को भी नहीं हटती। मृत्यु के एक दिन पहले मैं भी पहुंच गई थी। मुझे देखते ही नानी ने व्यग्र होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तू आ गई ललती, देख आज ही अपने छोटे मामा को चिट्ठी लिख दे, अभागे से कहना मैं मरूं तो मुझे पिंड ना दे। पर वहां पिंड देने आ ही कौन रहा था? नानी की मृत्यु के बाद छोटी मामी की स्थिति और भी दयनीय हो उठी थी। एक बार जी में आया कहूँ, मामा तुमने मामी के साथ बहुत अन्याय किया है, कुछ खर्चा तो उन्हें भेज ही सकते हो। पर जितनी बार हो आया कुछ कहने की चेष्टा करती, सिंह का सी विदेशिनी मामी उनका छाया ग्रास मुंह में भर लेती। क्या वह जानती थी कि छोटे मामा ने ऐसा अक्षम्य अपराध किया है? क्या सौत के अस्तित्व से उनका परिचय था? पर न मैं उनसे कुछ कह पाई, न मामा से। दूसरे दिन मामा ने चलने को कहा और मैं सूटकेस लेकर तैयार हो गई तो मामा कहने लगे, मेरा कहना मान तो एक बैग लेकर ही चल, सब ठीक रहा तो मैं तेरा सूटकेस कल पहुंचा दूंगा। क्यों? मैंने शंकित दृष्टि से उन्हें देखा। अच्छा अच्छा चल ठीक है, पर देख मैं बाहर से ही लौट जाऊंगा। तेरे पति से मैं एक बार उलझ चुका हूं, उसने अपमानित कर मुझे एक बार घर से निकाल दिया था, दूसरी बार मैं उससे मिलना नहीं चाहता। एक भयावह संभावना मुझे कंपा गई। तब क्या मामा उन्हें जानते थे? क्या मेरे पति के अतीत का कोई रहस्यमय प्रकरण मामा समझ चुके थे? जी में आया मामा को झकझोर डालूं। मामा, क्या उनके प्रवासी जीवन के किसी प्रच्छन्न रहस्य की अभिज्ञता ही तुम्हें इस संशय में डाल रही है कि मैं वहां जाकर उल्टे पांव लौट आऊंगी? बाबूजी ने मामा ही को तो एक बार लिखा था कि तुम जाकर पता लगाना क्यों वह ललिता को अपने पास बुलाने में जानबूझकर ऐसा ढील ढिलाव कर रहा है। पर यह भी मामा का कैसा अन्याय था। कुछ देख भी लिया था तो हमें लिख तो सकते थे ना। पर दूसरे ही क्षण मुझे अविवेकी मूर्ख चित्त ने स्वयं अपने को दिलासा दिला दिया। जिस व्यक्ति ने स्वयं मुझे पसंद किया था और 4 ही दिन में विवाह संपन्न कराने की जिद पकड़ ली थी, उसके व्यवहार, जिसके पत्र और जिसके बार बार मुझे अपने पास बुलाए जाने के आश्वासनों में एक पल को भी मुझे कभी अभिनय का पुट नहीं दिखा, वह मुझे अब किस छलना के विवर्त में भटका सकता था? चलिए मामा, मैंने दृढ़ स्वर में कहा
और वे एक बार फिर कुछ कहने को उद्यत हुए, पर फिर न जाने क्या सोचकर कार में बैठे मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। मार्ग भर वे एक शब्द भी नहीं बोले। आज सोचती हूँ उस सुदीर्घ अवकाश का सुअवसर पाकर भी मैं क्यों उनसे कुछ पूछ नहीं पाई, क्यों मैंने छोटी मामी के पक्ष में दी गई सशक्त दलीलों से उन्हें विचलित नहीं कर दिया। पति गृह की अनजान परिधि में ही मुझे उतार कर वे बोले, वह तीसरी बड़ी इमारत देख रही है ना, वह मेरा क्लब है। मैं 8 बजे तक तेरी प्रतीक्षा करूंगा, अभी 5 बजे हैं। मैंने अपने सारे प्रश्न अपने ही कंठ में घुटक लिए। मुझे छोड़कर मामा बाहर जाने लगे तो मैंने डरते डरते पूछा, अंदर नहीं आओगे मामा? नहीं, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, पर मैं तेरे लिए 8 बजे तक रुका रहूंगा। तुम चले जाओ मामा। मेरा स्वर शायद खींच से तीखा हो उठा था। मैं क्या अब तुम्हारे साथ लौटूंगी? एक विषाक्त दृष्टि मेरी ओर निक्षेपण कर मामा ने फिर अपनी जिद दोहराई, नहीं, मैं तेरी प्रतीक्षा करूंगा। दोस्तों, इस भाग की कहानी बस यहीं तक। मामा के जाने के बाद पति के घर पहुंचने पर ललती के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए इसका अगला भाग ज़रूर सुनें। नमस्कार।